और हम लोग अभी बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और बायोलॉजी का मुख्य पार्ट था जिसका नाम था पोषक तत्व। पोषक तत्व में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं और अब हमारा टारगेट है वसा। तो हम लोग आज वसा की बात करेंगे। अब देखते हैं ध्यान से वसा। अब हम पढ़ने के दौरान ही जितने वसा से सवाल आ चुके हैं उसका डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक अलग पार्ट में प्रॉपर्ली जब हम पोषक तत्व पूरा खत्म कर लेंगे तो फिर अलग पार्ट में जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन से सवाल आए हैं उसको एक बार एक क्लास में कवर करेंगे। चलो तो देखते हैं वसा। और वसा को कहा जाता है फैट। इसे ही याद रखना है, वसा को ही लिपिड के नाम से भी जानते हैं। लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किस नाम से जानते हैं? लिपिड के नाम से जानते हैं, लिपिड के नाम से जानते हैं। अब इस बात को याद रखना है। अब ध्यान देना कि वसा को पढ़ेंगे कैसे। अभी देखिए जितना टॉपिक पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या पढ़े थे? प्रोटीन। तो प्रोटीन को हमने एक आयाम में सेट किया था कि हमको इन बात पर ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन में आसानी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं तो वसा को पढ़ेंगे कैसे। तो वसा को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक आयाम सेट करना जरूरी है। और वसा में सबसे पहले जानेंगे वसा क्या है, सबसे पहला बात। इसके बाद देखेंगे हम लोग वसा में कि वसा का कार्य क्या है। वसा के कुछ गुण को देखेंगे, वसा के कुछ गुण को देखेंगे, 2-3 जहां से सवाल बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे वसा क्या है, उसका देखेंगे वसा का गुण क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वसा का कार्य क्या है, यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल बनेगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे वसा के प्रकार। और एक टॉपिक होता है वसा से संबंधित डिजीज, याद रखना है। वसा से संबंधित क्या? डिजीज, वसा से संबंधित बीमारी। लेकिन बीमारी हम लोग इस पार्ट में नहीं देखेंगे क्योंकि प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी, वसा की कमी से होने वाला बीमारी, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला बीमारी, इस सारा को हम एक क्लास में देखेंगे क्योंकि सारे बीमारी को रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेटिव है। और विटामिन से होने वाली बीमारी हम विटामिन के साथ ही देख लेंगे। चलिए तुम लोग आराम से हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वसा। और वसा में सबसे पहले देखना है वसा क्या है, उसके बाद देखेंगे वसा का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद देखेंगे कार्य क्या है, और वसा का डिजीज मतलब प्रकार क्या है, और वसा से कौन कौन सा डिजीज होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में, दूसरे क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग हटाते हैं। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको पता रहे कि अच्छा डिजीज भी पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वसा क्या है। तो वसा है क्या? तो देखिए एक कंपाउंड होता है वसा। वसा कैसे पढ़ेंगे? तो एक कंपाउंड होता है जिस कंपाउंड का नाम है, मैं लिखता हूँ कंपाउंड, देखिए CH2COOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर COOH। आराम से देखिए, याद नहीं करना आपको, बस देखिए याद भी हो जाएगा आपको। CH2COOH, CHCOOH, उसके बाद CH2COOH। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका नाम है ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। बहुत आराम से देखना, इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। अब ये ग्लिसरॉल का काम क्या है, ग्लिसरॉल कहाँ यूज होता है? तो आप जब मूवी वगैरह देखते हैं तो जितनी भी अभिनेत्री है जब वो रोने का एक्टिंग करती है, रोती है वो, तो वास्तव में नहीं रोती है। याद रखिए, जो रोना डिपेंड करता है आपके मस्तिष्क पे, आपके जो आप किस फेज में, फेज पे डिपेंड करता है रोना। अब हमेशा आपको बोला जाए रो, तो हमेशा तो आप नहीं रो सकते हो। बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है रो दे, लेकिन आंसू लाना, रोना, याद रखिए रोना एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में हार्मोनल चेंज होना जरूरी है। तो रोने के लिए क्या, तो अगर हार्मोनल चेंज ना हो तो हम कुछ ऐसा बाहरी एक्टिविटी करते हैं जिससे रोना आ जाए। अब कोई नॉर्मल है, उसके आंख में मिर्ची डाल दीजिए, रो देगा, फिर पूछिए तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, रो सकता है। ग्लिसरॉल ऐसा केमिकल है जिससे कोई आंख में ज्यादा इफेक्ट, बुरा प्रभाव नहीं डालता है। और याद रखिए जो अभिनेत्री मूवी में रोती है वो जनरली ग्लिसरॉल का प्रयोग करती है, ग्लिसरॉल का प्रयोग करती है। ग्लिसरॉल जो वो डालती है तो फिर आंख से आंसू निकलने लगता है। और नॉर्मली देखिए तो ग्लिसरॉल, अब देखिए जब रोती है तो अलग से एक आंसू आता है, ऐसे वो ग्लिसरॉल होता है। तो ये चीजें ठीक है। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या है? बहुत आसान से हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिए, CH, फिर लिखिए CH, फिर लिखिए COOH, फिर लिखिए CH, फिर लिखिए COOH। और क्या करना, ऐसे ऐसे, यहाँ दो यहाँ दो, हो गया ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। ये जो आप ग्लिसरॉल देख रहे हैं ये क्या है? ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल। अब क्या करना है, याद रखना है, ग्लिसरॉल जो है इसके साथ आप मिला दीजिए फैटी एसिड। क्या मिला दिए? फैटी एसिड मिला दीजिए, फैटी और एसिड। तो ग्लिसरॉल के साथ जब फैटी एसिड मिला देते हैं जो एक कंपाउंड बन जाता है, वो कंपाउंड या तो सेचुरेटेड हो सकता है, नहीं तो अनसेचुरेटेड, दोनों हो सकते हैं। याद रखिए
सेचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं? तो जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए। और अनसेचुरेटेड किसे कहते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए। अब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ठीक है, केमिस्ट्री में समझ में आ रहा है, बाहरी दुनिया में कैसे समझेंगे? तो याद रखिएगा, समानता में बताता हूँ कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं समानतः याद रखें द्रव अवस्था में मिलेंगे, और सेचुरेटेड कंपाउंड वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे। जैसे आप देखिए, आप नॉर्मली देखिए डलडा, आपको दिख रहा है डलडा, ये दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल, जो डलडा वगैरह दिख रहा है, ये कौन सा फेज में है? ठोस अवस्था में। तो ये हो गया अनसेचुरेटेड, असंतृप्त, हिंदी में याद रखिए असंतृप्त। और जो आपको द्रव अवस्था में मिले उसे कहते हैं तेल, उसे कहते हैं अनसेचुरेटेड। कई बार सवाल में, परीक्षा में सवाल आ जाता है कि तेल क्या है, तो तेल एक असंतृप्त वसा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये क्या है, ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल को क्या मिला दे? फैटी एसिड। बहुत आराम से देखते हैं, देखिए ग्लिसरॉल फैटी एसिड, एनर्जी लाइए, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों को जैसे ही मिला देते हैं तो मिलाने के बाद क्या बनता है? ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड। ये मिलाने का जो बनता है उसे वो क्या क्या हो सकता है? या तो संतृप्त हो सकता है, नहीं तो असंतृप्त हो सकता है। संतृप्त और असंतृप्त हो सकता है जनरली, दोनों को याद रखें। इसे ही हम कहते हैं फैट। क्या कहते हैं इसे हम? फैट। हिंदी में देखें तो इसे हिंदी में कहते हैं वसा, वसा। इसे कहते हैं वसीय अम्ल, और इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। चीजें ठीक है? इसे क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। यानी इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि वसा क्या है, वसा बनती कैसे, तो वसा किसे कहते हैं? तो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के संयोजन को, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार दे देता है कि वसा है, नीचे ऑप्शन रहेगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल प्लस इथेनोइक एसिड, कोई भी ऑप्शन होगा। आपको याद रखना है, क्या देखना है? ग्लिसरॉल और प्लस में वसीय अम्ल। ग्लिसरॉल वर्ड जहां भी आपको मिल जाएगा, जहां भी ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड कुछ ही मिल जाए तो ग्लिसरॉल गिली वर्ड मिल जाएगा, ग्लिस मिल जाएगा। ग्लिस, ग्लिस का मतलब होता है वसा। बीपीएससी में एक बार सवाल पूछा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, देखिए ट्राई ग्लिसराइड, इसको हिंदी में लिखेंगे ट्राई ग्लिसराइड क्या है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं यूज करना है, बस देखना क्या है, ग्लिसराइड, जिसमें ग्लिसरॉल वर्ड आ जाए, ग्लिसराइड आ जाए, सारे के सारे क्या होंगे? फैट होंगे। और फैट को किस नाम से जानते हैं? लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। चीजें ठीक है? चलिए, कितना हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछे वसा क्या है, तो वसा में हम क्या कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिश्रण को क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिश्रण को क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। जब ये मिल जाए, अच्छा मिलने का अनुपात हो सकता है निश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात, और जब निश्चित अनुपात में कोई पदार्थ मिले तो उसे यौगिक कहते हैं। तो वसीय अम्ल क्या है? एक प्रकार का यौगिक, वसा क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। चीजें हमारा क्लियर है पूरा? ये बात याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, मैं अगर पूछूं इससे कि यही सब निकालते हैं, अप्लाई करते हैं बातों को, कि अगर पूछे कि फैट में कौन कौन सा तत्व विद्यमान हो सकता है, जैसे हम पढ़े थे प्रोटीन में अनिवार्य तत्व पढ़े थे, तो इसे अप्लाई करते कि फैट में क्या हो सकता है। देखिए ग्लिसरॉल है, और फैटी एसिड में भी जो तत्व इसमें विद्यमान है वो तत्व भी इसमें विद्यमान होगा, जो तत्व इसमें उपस्थित है वही तत्व इसमें भी उपस्थित होगा। तो देखिए, तो इसमें कौन सा तत्व है? कार्बन है, कार्बन, और क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। मतलब याद रखना है कि CHO यही तत्व वसा में विद्यमान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछे कि वसा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है, तो वसा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? CHO। अब याद रखिए, पीछे पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, और वसा में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो फिर फर्क क्या है? अगर पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वसा का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फर्क क्या है? फर्क ये है कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन, वसा के मामले में याद रखिए जैसे ACHO है और ये देखिए CHO है। तो नॉर्मल फॉर्मेट समझने का प्रयास कीजिए। नॉर्मल अगर आपसे पूछे ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल भी एक प्रकार का याद रखिए फैट ही है, क्योंकि दोनों को मिला जाता है, एक बढ़िया सा फैट बन जाता है, एकदम सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैट मिल जाता है। ग्लिसरॉल भी फैट जैसा व्यवहार करता है, और वसीय अम्ल भी फैट जैसा व्यवहार करता है, नेचर। तो एक बात समझिए ठीक से, अगर बात करें कि अगर पूछे कि चलिए CHO क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। CHO क्या है? वसा है। दोनों में पूछे कि क्या क्या बातें हैं, तो याद रखिए कार्बन हाइड्रोजन अगर पूछे जाए कि वसा और कार्बन, बहुत आराम से देखिए तभी समझ में आएगा। वसा में क्या है? CHO है। फैट में सॉरी कार्बोहाइड्रेट में क्या है? CHO है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या क्या हो सकता है? तो अगर पूछा है कि कार्बन किस में ज्यादा होता है, कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, और वसा भी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। याद रखना है, वसा एनिमल से भी प्राप्त होता है, लेकिन याद रखना कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, और वसा भी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो कार्बन किसमें ज्यादा होगा? याद रखना दोनों कार्बन के स्रोत है, क्योंकि कार्बन की उत्पत्ति पेड़ पौधा से हुआ है।
दुनिया में जितने जीव हैं सभी में कार्बन पाया जाता है, और कार्बनिक यौगिक पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। बहुत आराम से समझना है। मैं अगर पेड़ पौधे मतलब याद रखिए जो सजीव होंगे वहां से ही कार्बनिक यौगिक आएगा। अब देखिए अगर एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है, बहुत आराम से देखिए कार्बन किस में ज्यादा होगा, कोई पूछेगा कार्बन किस में ज्यादा होगा, नहीं कहा जा सकता। आप खुद देखिए, आपसे पूछे अगर आदमी नॉर्मल है, कान्हा नहीं है, मतलब कान्हा नहीं है, अगर आपसे पूछे कि आपका कौन सा खूबसूरत है, कहा नहीं जा सकता। समझिए इस बात को, आपका कौन सा कान खूबसूरत है, कहा नहीं जा सकता। देवदास में डायलॉग है कि आदमी को अपने दोनों आंख का कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। अच्छा आप बताइए, अपने मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं पापा से, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ चीजों का हम तुलना नहीं कर सकते। अगर वही से आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन ज्यादा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन ज्यादा या वसा में कार्बन ज्यादा, तो कहा नहीं जा सकता। दोनों में किसी में भी ज्यादा हो सकता है। कभी देखिए मम्मी से ज्यादा प्यार होता है, जब पापा पीट देते तो मम्मी से ज्यादा प्यार, मम्मी पीट देते फिर पापा से ज्यादा प्यार, बदलते रहता है। उसी प्रकार से यहाँ किसमें कार्बन होगा कहा नहीं जा सकता, कभी इसमें कार्बन ज्यादा तो कभी इसमें कार्बन ज्यादा, चीजें ठीक है। अगर पूछे ये क्या है कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या है कार्बोहाइड्रेट है ये, और ये क्या है फैट है, हाइड्रोजन किस में ज्यादा होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑक्सीजन के आधार पर कहा जा सकता है। याद रखिएगा फैट में ऑक्सीजन कम होता है और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। क्यों, याद रखिए फैट में ऑक्सीजन कम होता है और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इतना बात याद रखिए यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग देखिए क्यों होता है, हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे, प्रॉपरली जनरल साइंस का सब आपसे सवाल पूरा बन जाएगा। कभी मौका मिले प्रॉपर हम लोग साइंस स्पेशल क्लास पढ़ेंगे, तो हालांकि मैं जितना बता रहा हूँ काफी है, सफिशियंट है। आप तैयार करके जाए, एग्जाम में किसी प्रकार का निराशा नहीं मिलेगा, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे ऐसा क्यों होता है। फिलहाल ये देखते हैं। अब समझिए मैंने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट से अगर तुलना करें तो क्या पता चलता है कि वसा में क्या पता चलता है, वसा में ये जो तत्व है कार्बोहाइड्रेट में वही तत्व होंगे, लेकिन यहाँ तुलना करके क्या पता चलता है कि वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। चलिए बोलिए। वसा में कार्बोहाइड्रेट के रेस्पेक्ट में या अपेक्षा, वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा क्या ऑक्सीजन कम होगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है, एक मिनट, ऑक्सीजन कम होगा, याद रखना है। अब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें आप अंडरलाइन करके ये बातें बहुत याद रखना है कि वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या निकलेगा, चीज यहाँ से निकलेगा क्या, मतलब ऑक्सीजन क्या है CHO, तो कहा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट में कम होगा। अब यहाँ से एक बात निकाला जाएगा कि ऑक्सीजन का कम होना क्या दिखाता है, ऑक्सीजन है याद रखना है कई प्रकार के यौगिक की घुलनशीलता को दिखाता है। वसा में ऑक्सीजन कम होने के कारण, मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ चीजें ठीक से, इस बात को याद रखना है। नीचे की ओर अंडरलाइन जब भी करो तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन क्या है, वसा में क्या है, कम है। अब यहाँ से एक बात निकलेगा, दो बातें याद रखना है कि अगर यहीं से हम लोग गुण देख लेंगे इसका, ठीक है, तो वसा में क्या करना है, और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो याद रखना अगर इसी ऑक्सीजन के आधार पर जब इसे घुलाया गया तो घुलाया कहाँ गया। वे काम करते हैं, इसको ज्यादा बेहतर होगा कि इसके गुण में देख लेंगे इसी आधार पर। चलिए इतना कंप्लीट है। अब यहाँ से अगले स्लाइड में हम क्या कवर करने वाले हैं, मतलब हमारा वसा क्या है कंप्लीट हो गया। वसा क्या है तो याद रखें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिश्रण को क्या कहते हैं, या यौगिक को क्या कहते हैं। यौगिक मिश्रण की केमिस्ट्री में अलग हो जाता है, बायोलॉजी में चीजें समझिए। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अगर अवयवों को मिला दिया जाए तो उसे क्या बनता है, फैटी एसिड, फैट बनता है, वसा बनता है। और वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। अब ऑक्सीजन कम होने के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं, वो मैं देखता हूँ। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं। अब वसा का क्या पढ़ना है, वसा का क्या पढ़ना है, वसा का पढ़ना है गुण। प्रॉपर्टीज। अब गुण में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए हमने क्या पढ़ा कि वसा में कौन कौन सा तत्व विद्यमान होता है, कार्बन, और कौन होता है हाइड्रोजन, और क्या होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है, वसा में काफी कम है। ऑक्सीजन के कम होने से क्या होता है, इस बात को समझना है कि वसा को क्या किया गया, घुला के देखा गया, घुला के। तो वसा को घुलाया गया सबसे पहले कार्बनिक विलायक में। वसा को घुलाया गया फिर जल में। जल क्या है तो याद रखना, जल एक अकार्बनिक विलायक है। जल क्या है,
कार्बनिक विलायक को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, और वसा को घुलाया गया क्षार में, वसा को घुलाया गया अम्ल में। ध्यान से रखिए, ये हम पढ़ रहे हैं वसा के गुण, ये महत्वपूर्ण गुण है जहां से सवाल आते हैं। तो वसा को कहाँ घुलाया गया, कार्बनिक विलायक में वसा को कहाँ घुलाया गया, जल में वसा को कहाँ घुलाया गया, क्षार में वसा को कहाँ घुलाया गया, अम्ल में। जब हम लेसन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण तो वहां से क्लियर करेंगे क्षार क्या होता है, लेकिन हल्का से यहाँ समझेंगे इस बात को कि क्षार हम समझ पाए। सबसे पहले कार्बनिक विलायक क्या होगा, तो कार्बनिक विलायक वैसा विलायक जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक विलायक कहते हैं। और जो सबसे प्रसिद्ध कार्बनिक विलायक है उसका नाम है बेंजीन। एक और है जिसका नाम है एलिनीन, एनिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बनिक विलायक है। कार्बनिक विलायक का क्या मतलब समझिए, सिंपल सी बात, जैसे पानी आपके पास है, विलायक किसे कहते हैं, जो दूसरे को बिला दे। विलायक किसे कहते हैं, जो दूसरे को बिला दे, अपने में घुला ले, उसे क्या कहते हैं, विलायक। जैसे पानी है, पानी में आप चीनी रखते हैं तो पानी क्या करते हैं, चीनी को घुला लेती है तो पानी विलायक हो गया। तो विलायक वर्ड देखिए, विलायक ऐसा पदार्थ जो किसी को बिला दे, किसी को घुला दे, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब समझिए विलायक। बेंजीन क्या है, विलायक है। बेंजीन का सूत्र होता है, याद कर लीजिए, C6H6। ये पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा भी गया है कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो जब स्ट्रक्चर निकालेगा तो बताऊंगा चीजें, ऐसे ऐसे बता देता हूँ एक बार। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसका डबल बॉन्ड। तो याद रखिएगा, पाई तो हो गया 3, डबल बॉन्ड हमेशा पाई होता है। तो अभी याद कर लीजिए, अभी कैसे होता है बताऊंगा। तो पाई होते हैं बेंजीन में, चूंकि बीपीएससी वाले जो याद कर लीजिए, पाई बॉन्ड होते हैं 3, और सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और 6 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 12। अभी याद कर लीजिए, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 6। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड, 3, और सिग्मा बॉन्ड कितने, 12। और बेंजीन एक बहुत अच्छा विलायक है। कौन सा विलायक है देखिए, तो विलायक कैसे पता करेंगे, विलायक जो दूसरे को घुला ले। पानी जैसे पदार्थ को विलायक कहते हैं। तो पानी जैसा, जब मैं कह रहा हूँ कि कार्बनिक विलायक है बेंजीन, तो पानी जैसा पदार्थ होगा। इसमें कौन सा तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन है तो जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक विलायक कहते हैं। तो ये हो गया कार्बनिक विलायक। अगर इसमें क्या हुआ कि एक बार जो वसा है, किसके गुण को पढ़ रहे हैं, वसा के गुण को पढ़ रहे हैं। अब याद रखिए, बेंजीन और एलिन इसमें रखा गया और इसमें वसा को डाल दिया गया। किसे डाल दिया गया, वसा को। क्या डाला गया इसमें, वसा को डाला गया। तो वसा को जैसे ही डाला गया तो देखा गया फैट को हमने क्या किया, इसमें डाला। तो पता चला, फैट को डालने के बाद पता चला कि फैट, याद रखिए, फैट कार्बनिक विलायक में घुल जाती है। जैसे ही डाले तो याद रखिए क्यों, क्योंकि फैट में कार्बन है और इसमें भी कार्बन है। और कहा जाता है, जब आप देखिएगा, याद रखिए, जैसे ट्रेन में 2 औरत जा रही है, सबसे पहले देखिए कि घर कहाँ है, ठीक है, घर कहाँ है, किस गोत्र से है, किस जाति से, किस, बहुत बात है औरत में। और फिर दोनों बात करते 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 तब जब तक उतरती है तब तक अपने बेटा पोता का रिश्ता तय कर लेती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का समझ, दोनों का सोच मिलने लगा। समान समान को घोल लेता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है, 12th में पढ़िएगा। समान समान को घोल लेता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। यहाँ देखिए, कार्बनिक है, कार्बनिक है, कार्बनिक है, कार्बनिक है, समान समान में मिल जाता है, समान समान में मिल जाता है, एक जैसे में, एक जैसे में मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, समझ पा रहे हैं इस बात को। यहाँ मामला क्या है कि चूंकि कार्बनिक विलायक है, वसा भी कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक कार्बनिक समान है तो मिल जाएगा। अर्थात मिल जाने का मतलब क्या, घुल जाना। यानी फैट है, कार्बनिक विलायक में क्या होता है, घुल जाता है। इस बात को याद रखना, एग्जाम में पूछा जा रहा है सवाल कई बार कि कार्बनिक विलायक में क्या हुआ, ये घुल जाता है। घुल जाना मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाना, दिखना, बिला जाना, गायब हो जाना, घुल जाना है। आगे समझिए, जब जल में रखा गया तो देखिए, जल क्या है, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो, और इसमें कार्बन है। तो कार्बन है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कम होने के कारण ऑक्सीजन हेल्प करता है, ऑक्सीजन किसी पदार्थ को तोड़ने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन याद रखिए, किसी पदार्थ को तोड़ने में हेल्प करता है। बातें समझ पा रहे हैं। अब देखिए, ये भी इतना मामला कंप्लीट है। देखिए, तो घुल जाता है। इसके बाद देखते हैं हम जल। जल क्या है, कार्बनिक यौगिक है, और जल कार्बनिक यौगिक है, लेकिन वसा में कार्बन है, ये अकार्बनिक यौगिक है। जल अकार्बनिक है, ठीक है, और वसा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। दोनों को अगर मिलाइए ठीक से समझिए, तो अकार्बनिक है, कार्बनिक है, समान समान को घोलता है। तो यहाँ देखिए, अकार्बनिक अलग है, कार्बनिक अलग है। तो याद रखिए, मामला क्या हो जाएगा यहाँ पूरा गड़बड़, कि ये नहीं घुल पाएगा। तो अगर याद रखिए, जल है, इसमें अगर रखा हुआ है, गिलास में क्या रखा हुआ है, जल है, तो जल है, तो इसमें अगर वसा को रख देते हैं तो वसा नहीं घुल पाएगी। इसलिए आप अगर देखिएगा ठीक से, तो जल है, जल में अगर आप वसा डाल दे तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आप देखिए,
अप्लाई कीजिए। जल है, जल में आप पनीर रख दीजिए, नहीं भूलेगी। जल में आप दूध रख दीजिए, पता चल जाएगा। जल में आप तेल रख दीजिए, पता चल जाएगा। तो याद रखना, अगर पूछे कि क्या जल में, आप नॉर्मल आप समझते हैं, डेली लाइफ में समझ सकते हैं कि जल में क्या वसा घुलेगी, तो नहीं घुलेगी, अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है। ये चीजें कंप्लीट। क्षार में देखा जाए, क्षार में, तो क्षार में इस बात को समझिए, जैसे क्षार जो सबसे प्रबल क्षार होता है जिसे कहते हैं NaOH, कास्टिक सोडा, याद रखिए। जैसे देखिए क्षार का, जैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O, और क्षार का सूत्र देखिए तो क्षार का सूत्र क्या देखिए, याद रखिए, किसी भी कंपाउंड के अंत में अगर OH लगा हो, किसी भी कंपाउंड के अंत में OH लगा हो तो सामान्यतः क्षारीय होता है। जैसे NaOH, किसी भी तत्व के, याद रखिए तत्व में कौन सा धातु होना चाहिए, किसी भी धातु के अंत में OH लगा हो, धातु है अंत में OH है, तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और याद रखिए कुछ भी, जैसे MgOH, MgOH2 क्या है, ये क्षारीय है। आपको पता भी होगा कि इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। अगर आपको अपच हो जाए और खाना ठीक से ना पचे तो जनरली हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। और यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करते हैं, हमारे पेट में होने वाले अम्लीयता को, एसिडिटी को क्या करती है, दूर करती है, क्षार। तो मान लीजिए हमने एक बर्तन लिया ऐसे, और बर्तन में हमने क्या किया, डाल दिया NaOH, तो क्षार है। और क्षार में हमने क्या किया, क्षार में याद रखिए हमने क्या डाल दिया, वसा, यहाँ भी डाले थे, और क्षार में क्या कर दिया, वसा डाला। वसा मैंने डाल दिया मान लीजिए, तो होता क्या है मामला, याद रखिए, ये जो इसका NaOH है और इसमें क्या है, CHO है, तो ये ऑक्सीजन के कम होने के कारण क्या करती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन याद रखिए किसी को तोड़ने में हेल्प करती है, लेकिन यहाँ नहीं तोड़ पाए क्योंकि ऑक्सीजन कम है। जब NaOH में जब जाती है तो याद रखना, NaOH में देखिए ऑक्सीजन की मात्रा हो गई ज्यादा, और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण याद रखना दोनों ऑक्सीजन मिलके और वसा टूटने लगती है, और वसा के टूटने की प्रक्रिया को पैसीकरण कहते हैं। ठीक है, पैसीकरण के बहुत एग्जाम्पल है, पैसीकरण की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन एक पैसीकरण का ये भी आयाम है कि वसा के टूट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैसे पैसीकरण कहते हैं। तो ये बहुत, ये पाचन तंत्र में बहुत काम आएगा। तो ये क्या है, वसा है, वसा, और वसा क्या करेगी, छोटे छोटे भाग में टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। और इसी प्रकार से पाचन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में वसा का ऐसे ही पाचन होता है, पैसीकरण के बाद पाचन होता है। तो याद रखना कि वसा, अगर आपसे पूछे जाए कि वसा को अगर हम क्षार में रख देते तो क्या होता है, तो वसा छोटे 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 टुकड़े में टूट जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं, वसा का पैसीकरण कहते हैं, पैसीकरण। तो याद रखना है, यानी क्षार, अगर आपसे पूछे कि क्षार क्या करती है, तो क्षार क्या करती है, पैसीकरण करती है, पैसीकरण। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, याद रखिएगा। इमल्सिफिकेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी क्षार में अगर हम वसा को रख देते हैं तो क्या होता है, तो वसा क्या होता है, टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट में, जिसे क्या कहते हैं, पैसीकरण कहते हैं। अम्ल में अगर वसा को रखा जाए तो कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। तो वसा के गुण क्या है, तो वसा के देखिए घुलने का गुण है, तो वसा कार्बनिक विलायक में, बहुत याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना, सिंपल सी बात बता तो याद हो जाएगा। वसा क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ हम जानते हैं समान समान में मिल जाता है, समान समान में घुल लेता है। देखिए कोई बहुत काला है, रात में नहीं दिखेगा, समान समान में मिल जाता है, नहीं तो समझिए इस बात को। तो वसा क्या है, तो वसा क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। और ये देखिए बेंजीन वगैरह नीलिन क्या है, कार्बनिक विलायक है, तो समान समान में मिल जाता है। तो वसा क्या होगा, समान समान में मिल जाएगा, नहीं घुल जाएगा। इधर देखिए जल क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि अलग है, अलग है। इधर देख लीजिए क्षार, तो क्षार में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, वसा क्या होता है, टूट जाता है। तो क्षार में वसा का पैसीकरण हो जाता है। इस सवाल पूछेगा, क्षार में वसा का पैसीकरण हो जाता है। कभी भी अगर आपको वसा को तोड़ना, उसमें क्षार मिला दीजिए, वसा में छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। अब अम्ल, अम्ल में वसा कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, क्योंकि अम्ल जो प्रॉपर जितने वसा है, वसा के एसिड नेचर भी एसिडिक होता है, और अम्ल अम्ल में मिल जाता है, याद रखिए घुल जाएगा प्रॉपरली। घुलने की बात करें तो घुल जाएगा, अम्ल में क्या होगा, घुल जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का रिएक्शन शो नहीं करता, ये बात याद रखना है। तो इतना हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब एक बात हम लोग समझते हैं यहाँ से गुण में, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ग्लिसरीन है, जो ग्लिसरॉल है वो कितने हैं, 3 है, ग्लिसराइड है कितने हैं, 3 है, समझिए इस बात को।
अगर इसे हमें तोड़ना है, हमने क्या पढ़ा अभी, इसे तोड़ना है तो तोड़ते कैसे, क्षार मिला के। कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ NaOH मिला दीजिए, NaOH मिला दीजिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि क्षार में वसा को डालते हैं तो टूट जाता है। तो NaOH कोई भी OH वाला पदार्थ जो धातु के साथ NaOH लगा हो उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या होगा, ये ट्राइग्लिसराइड था, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। कितने पार्ट में, तो जितने 3 था तो 3 पार्ट में टूटेगा। एक बना देगा मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड, जी का मतलब ग्लिसराइड। अगर आपसे पूछे कि वसा को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वसा को तोड़ने के लिए हम क्षार का प्रयोग करते हैं। क्षार कोई भी हो सकता है, प्रबल क्षार हो तो जल्दी टूट जाएगा, प्रबल मतलब मजबूत क्षार, मजबूत क्षार हो तो जल्दी टूट जाएगा, अगर कमजोर क्षार हो तो जल्दी नहीं टूटेगा। इतना बात हमारा कंप्लीट है। और याद रखना है, बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, फैट है। ये भी क्या है, मैंने क्या कहा, ग्लिसराइड कहीं भी लगा हो तो क्या होगा, फैट होगा। बीपीएससी में सवाल पूछा है, फैट होगा। फाइनल बात है, कंप्लीट है। अब हम बात करते, थोड़ा सा देख लीजिए स्लाइड में, हम क्या पढ़े, क्या है पढ़ लिए, गुण क्या है पढ़ लिए। गुण हमने क्या पढ़ा कि कार्बनिक विलायक में घुल जाती है, अकार्बनिक विलायक में नहीं घुलती है, क्षार में टूट जाती है, अम्ल में घुल जाती है, रासायनिक अभिक्रिया का अम्ल पे कोई प्रभाव, मतलब वसा और अम्ल का अभिक्रिया करा जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इतना बात हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग कार्य देख लिए। अच्छा, कार्य के बाद क्या देखना था, तो गुण देख लिए, गुण के बाद क्या देखना है, हमें कार्य देखना है। आराम से हल्का सा पहले इतना कंप्लीट कीजिए, फिर आपको कार्य समझ में आएगा। इतना बात कंप्लीट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कार्य, उसके बाद देखेंगे प्रकार, फिर हमारा वसा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अब हम लोग देखेंगे वसा का कार्य। आराम से एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं। वसा क्या है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अगर मिला दिया जाए तो उसे वसा बनता है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन कम होती है, इसके कारण वसा कुछ गुण दिखाता है, जैसे कार्बनिक विलायक में घुल जाता है और कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है, क्षार में टूट जाता है जिसे पैसिवकरण कहते हैं, और उसके बाद क्या, अम्ल में भी घुल जाता है। इतना बात कंप्लीट है। वसा में इतना ही पता है मैंने। वसा में कौन कौन से तत्व पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन इसमें कम होता है। अब कार्य पढ़ना है, तो कार्य पढ़ने के लिए क्या करना है, कुछ सेट करना चाहिए। मैं ट्रिक बताता हूँ, इससे आपको कार्य तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ट्रिक क्या होता है, जनरली मैं बता रहा हूँ कि चीजों को संजोने का एक सिंपल सा तरीका है, मतलब चीजों को एक साथ तो तुरंत आप कर सकते हैं, नहीं तो सोचना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। क्या करना है, बहुत आसान से याद रखना है। देखिए VI, जैसे टेक्निकल डिग्री होता है बीटेक, बीटेक। अब बी नहीं याद रखना है क्योंकि हमको बी से ज्यादा लगाव है नहीं, क्योंकि मेरा नाम रवि है, तो रवि में क्या आता है, VI, तो ई बी को डिस्प्लेस करके मैंने VI लगा दिया। और टेक में याद रखना है TEC, तो ट्रिक यही याद रखना है, VITEC, वीटेक। ऐसे ऐसे एक बार ऐसे याद कर लीजिए, VITEC, वीटेक। वीटेक से हम लोग कई आयाम निकालेंगे जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे देखिए कोई एकेडमी के बच्चे हो, देख रहे हैं प्रॉपर, तो वीटेक अगर पूछे वसा के क्या क्या कार्य है, तो ऐसे मेंस मतलब प्रॉपर आंसर लिखा जा सकता है, सब्जेक्टिव आंसर, कि वसा के कौन कौन से कार्य है, तो वसा के कार्य कौन सा है, तो वीटेक। लिखिए VITEK, क्या क्या है। सबसे पहले तो देख लीजिए वी से क्या होता है, तो वी का मतलब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि चीजों को ज्यादा ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ट्रिक क्या है, VITEK, तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले क्या है V, उसके बाद क्या है I, उसके बाद क्या है T, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है E, और उसके बाद क्या है K। चलिए चीजें ठीक है। अब हम लोग अरेंज करते हैं, वी से क्या होता है, तो वी से होता है विटामिन। याद रखिए। आई से क्या होता है, तो आई से होता है इंजरी, इंजरी। अच्छा, टी से क्या होता है, टी से होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर। अच्छा, ई से क्या होता है, तो ई से होता है एनर्जी। अच्छा, के से क्या होता है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, के नहीं, मैंने बताया था सी लिखना है, सी। सी से होता है सेल मेम्ब्रेन। मतलब अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो मामला पूरा कंप्लीट है, कि इतना ही काम हो सकता है वसा का।
अगर वीटेक, अगर लास्ट में अगर आप एस लगा लेते हैं, थोड़ा सा याद रखना, या चलिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर में एक बात और टीसी याद रखना है, टेस्ट, टी से। अब बहुत आराम से समझिए इस बात को। सबसे पहले क्या है कार्य, देखिए यहाँ से मैक्सिमम सवाल आते हैं, मैक्सिमम सवाल यहाँ से आएंगे और कुछ सवाल आ जाएंगे जो वही प्रकार बताऊंगा वहां से, फिर आपका वसा पूरा कंप्लीट होगा, यहाँ से सवाल नहीं बचेगा। समझिए सबसे पहले क्या है विटामिन, तो सवाल है कि आखिर वसा का, देखिए कार्य किसका है, कार्य किसका है, तो हम लोग नॉर्मली यहाँ से अप्लाई करते हैं चीज, कार्य किसका है, वसा का कार्य है, वसा के क्या है ये कार्य। तो वसा के कार्य में क्या पढ़ना है, वीटेक, वसा का कार्य क्या, कोई बोलेगा तो बोलेगा वीटेक, VITAC, VITEC, VITEC, वीटेक। और बीटेक में आराम से लिख लीजिए, बी फॉर विटामिन, आई फॉर इंजरी, टी फॉर टेम्परेचर, ई फॉर एनर्जी, और के नहीं सॉरी ये क्या है, सी है, सी है, सी मतलब एक ट्रिक बनाया हुआ है। और याद रखना सी मतलब क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। अब विटामिन के क्या काम करते हैं तो याद रखें, मैं बता दूं आपको कि जैसे देख लीजिए ये चीजें, इस हमारा मुख गुहा से यहाँ आहार ना लाया, और आगे आप लोग देखते हैं, इधर देखिए अमाशय, और अमाशय से चीजें ऐसे आई। हमने क्या, जब हम लोग खाना खाते हैं, ऐसे खाना खाते हैं, हम लोग जब खाना खाते थे, इसमें देखिए बहुत सारे पदार्थ वसा वगैरह सब आते हैं साथ में, और वसा ऐसे करके समझिए, ऐसे ऐसे वसा आती है। और हमारा आगे क्या होता है, आगे अगर देखें तो छोटी आंत का जो पार्ट है ऐसे, तो छोटी आंत का जो पार्ट है ऐसे, तो समझिए इस बात को, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वसा आया, वसा वसा वसा, तो वसा याद रखिए, वसा का यहाँ ही पैसिकन होता है, वसा जो है बहुत बड़े बड़े मात्रा आकार में होता है, तो वसा यहाँ ही आके टूटता है, इसमें लीवर बहुत बड़ा हेल्प करता है वसा के तोड़ने में। और जब ये वसा टूटती है आके धीरे धीरे, तो छोटी आंत में याद रखना, किसी प्रकार के भोजन पूर्णतः छोटी आंत में पच जाती है, और फिर छोटी आंत में उस वसा का क्या होता है, वसा याद रखिए वसा का अवशोषण होता है। और आपको पता है कि 4 ऐसे विटामिन है, विटामिन 4 ऐसे हैं जो वसा में घुल जाती है। तो जिस समय जब वसा यहाँ से आती है, बहुत आराम से समझिए इस बात को, वसा यहाँ से आ रही है, 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 आ रही है। और कुछ लोग आप जानते हैं, कुछ लोग आप जानते होंगे कि क्या करते हैं नॉर्मल, ये देखिए जब आप पढ़ने के लिए बाहर आए हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद नहीं पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं और आपको अपने में घुला लेंगे, और खुद नहीं कुछ करेंगे आपको भी कुछ नहीं करने देंगे, ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में ठीक होते हैं, तो वो भी जब आपको अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी आगे निकल जाएंगे, आपको भी आगे ले जाएंगे, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो उसी प्रकार से वसा क्या है, और उसके साथ जैसा घटना होगा आपके साथ वैसा घटना करने के लिए प्रेरित करेगा। तो वसा क्या करती है, वसा जब ऐसे आती है तो वसा सबसे पहले पचने का काम करती है, तो उसके साथ जो विटामिन होता है, तो वसा क्या करती है, आप जानते हैं कि वसा में 4 विटामिन तो जो घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, याद रख सकते हैं अडेक, ADE के, कुछ लोग कीड़ा से याद रखते हैं KEDA, KEDA वैसे याद रखते हैं, आपको जैसे सुविधा वैसे याद कर लीजिए। तो 4 विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं, कौन सा है, ADEK, ये 4 विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुल जाते हैं। अब ये 4 विटामिन वसा में घुल जाते हैं, तो जो वसा जब आई यहाँ और वसा में घुल चुका है चारों विटामिन, तो वसा में तो विटामिन घुल चुकी है, जब वसा का अवशोषण होगा, इधर वसा का अवशोषण होगा छोटी आंत में, तो छोटी आंत के साथ विटामिन का भी अवशोषण हो जाएगा। मतलब वसा ने क्या किया, वसा ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिया, हम तो जाएंगे सनम तुझे भी ले जाएंगे, हम तो अवशोषित होंगे तुझे भी अवशोषित कर देंगे, करवा देंगे। तो ही प्रोसेस से क्या किया उसने, वसा ने विटामिन का क्या किया, अवशोषण करा दिया। तो अगर आपसे पूछे कि वसा का मुख्य काम क्या है, तो वसा का मुख्य काम है विटामिन के अवशोषण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन क्या सभी विटामिन के अवशोषण में तो नहीं, याद रखना कौन सी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसके अवशोषण में याद रखना है वसा का बहुत हेल्प है। क्योंकि क्यों विटामिन बी और सी क्यों नहीं, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में अवशोषित होती है, जल में घुलनशील होती है। चलिए इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अगला देखिए इंजरी। अब समझिए इस बात को, कुछ लोग होते एकदम पूरा हट्टा कट्टा 3-4 कट्टा के बहुत मोटे ताजे, आप उसको जितना भी मुक्का मार दीजिए, जितना भी फैट मार दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इंजरी मतलब क्या होता है, इंजरी मतलब होता है जख्म, इंजरी मतलब होता है चोट। अब समझिए चोट, तो समझिए इस बात को, जो आदमी काफी मोटा था, जैसे समझिए इसका मतलब क्या है, तो वसा है, पूरा चारों तरफ क्या है, वसा है। और वसा में जब आप मारिएगा, वसा में जब मारिएगा तो वसा में चोट लगेगा नहीं, तो याद रखना है। और वसा में आप मारिएगा तो क्या किसी प्रकार से कहीं गिर जाएगा, तो गिर जाएगा तो उसको बस ऐसे लोग को ना हार्ट बीट तेज हो जाता है, जैसे बहुत मोटा आदमी है चलते चलते गिर गया, तो उसका ना
मस्तिष्क में उसका मैसेज गया कि अच्छा हम गिर गए हैं, इसलिए उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है, लेकिन चोट नहीं लगता। यकीन मानिए चोट नहीं लगता है। तो चोट से बचाती कौन है? तो चोट से कौन बचाए? वसा नहीं। तो याद रखना, हंसी आ गई। देखिए, जो चोट से कौन बचाती उसे, चोट से बचाती कौन है? तो वसा। तो वसा का एक काम क्या है? विटामिन के अवशोषण में। विटामिन का अवशोषण कौन करती है? वसा करती है। दूसरा, चोट से कौन बचाती है? तो चोट से कौन बचाती है? वसा। तो हम कह सकते हैं कि चोट से बचाने में, चोट से बचाने में। अच्छा, इंजरी का मतलब जख्मी होता है। तो देखिए, कोई आया एकदम चाकू लेके आ रहा है, ऐसे आपको भूक रहा है, चाकू एकदम दे रहा है, ऐसे दे रहा है, तो जितना मोटा चमड़ा होगा उतना प्रिवेंट कीजिएगा, उतना रक्षा कीजिएगा। तो किसी प्रकार की इंजरी से, किसी प्रकार की चोट से, याद रखना है, वसा क्या करती है? आपकी रक्षा करती है। चीजें ठीक है? आगे देखिए, कंप्लीट। अब देखिए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से रक्षा सेम वही बात है। जैसे मतलब कोई बहुत मोटा आदमी है, और मोटा आदमी को देखो, मोटा आदमी हो गया, बहुत हल्का से एकदम पतला सा एक शर्ट पहनेगा बहुत कड़ाके की ठंड में, क्यों? क्योंकि ये उस पर तरस मत खाइए आप। देखिए क्यों? क्योंकि याद रखना, वसा है। वसा भी एक प्रकार का जैकेट है बॉडी का। वसा जो अगर देखा जाए, वसा जो मैं वसा भी वसा बनाया, फैट, फैट पर प्रयोग जब किया गया, फैट को आप बहुत गर्म कर दीजिए, फैट कभी गर्म नहीं होगा। अच्छा, एक होता है कि याद रखिए, गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल और बैड कंडक्टर ऑफ थर्मल। थर्मल मतलब होता है उष्मा। अब उष्मा का गुड कंडक्टर क्या है और बैड कंडक्टर क्या है, इसको समझते। तो जैसे देखिए, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, मैं क्या किया, हीट यहाँ दिया, हीट यहाँ दिया, और हीट चलकर अगर इस मतलब इधर गर्म करते रहा, इधर मैं हीट दे रहा हूँ, आग इधर दे रहा हूँ, इसको किसी प्रकार से इधर गर्म कर रहा हूँ, अगर गर्मी खुद व खुद चल के अगर इधर आ जाए, तो हम कहेंगे कि यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उष्मा का अच्छा चालक है, क्योंकि उष्मा को उसने चला दिया। अगर मैं इधर गर्म कर रहा हूं, इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई थेथर है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि उष्मा का बैड कंडक्टर है। वसा को ऐसे लिया गया, वसा को लिया गया। पनीर लीजिए, पनीर का बड़का सा सिल्ली ले लीजिए, और पनीर की एक साइड पे गर्म कीजिए। पनीर की एक साइड पे गर्म कीजिए, तो अगला सिल्ली जो अगला सिरा है, जैसे मान लीजिए पनीर है ये, तो इधर गर्म करूंगा तो इधर कभी भी गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पनीर जो है, याद रखना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उष्मा का कुचालक है। अब यहां से समझिए, इस बात से हम क्या समझेंगे कि टेम्परेचर क्या है। जो अगर फैट बोलूं, तो फैट के गुण में, पीछे फैट के गुण में मुझे बताना चाहिए था, हालांकि जोड़ लीजिएगा आप लोग कि फैट के गुण में, कि फैट क्या है, तो उष्मा का कुचालक है। और जब अगर फैट उष्मा का कुचालक है, तो मुझे बताइए, बाहर का टेम्परेचर कितना भी ठंड है, बताइए, अब समझिए, फैट इतना मोटा फैट है, मान लीजिए कोई आदमी ऐसे, उसका किसी आदमी का पेट है ये, और पेट के ऊपर इतना मोटा फैट है, ऐसे ये फैट है पूरा। अच्छा, याद रखना है, जो फैट होता है एक विशेष प्रकार के उत्तक के नीचे जमा होता है, जिसे कहते हैं एडिपोस उत्तक। याद रखिएगा, एडिपोस उत्तक। तो मान लीजिए उत्तक है, इसका नाम क्या है? एडिपोस उत्तक, एडिपोस उत्तक। तो एडिपोस उत्तक के नीचे जमा, क्वेश्चन पूछेगा कि वसा किसके, किस उत्तक के नीचे जमा होता है? तो एडिपोस उत्तक के नीचे जमा होता है। तो ये उत्तक का नाम क्या है? एडिपोस उत्तक। और इसके नीचे पूरा क्या जमा है? वसा। वसा क्या होता है? विद्युत, उष्मा का, विद्युत का नहीं, ये नहीं कि मोटका आदमी उसको करंट लगा दीजिए, विद्युत का नहीं, उष्मा का। तो उष्मा का क्या है? तो उष्मा का समझिए इस बात को, तो उष्मा का क्या है? कुचालक है। इधर का टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए, कितना भी गर्म हो जाए, मान लीजिए टेम्परेचर कम हो गया एकदम -0, मतलब -3 डिग्री से हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बहुत कम है, लेकिन उसको याद रखना है कि बाकी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये बैड कंडक्टर, तो हीट इधर से चलकर इधर नहीं आ पाएगी। बैड कंडक्टर में क्या बताया? हीट इधर से चलकर इधर नहीं आ पाएगी, तो उस आदमी को बहुत कम ठंड लगेगा। गर्मी खूब गर्मी हो गया, मान लीजिए 50 डिग्री से टेम्परेचर हो गया, तो बाकी के रेस्पेक्ट में, जिसका पतला त्वचा वसा कम है, उसके रेस्पेक्ट में इसको बहुत कम गर्मी लगेगा, क्योंकि हीट इधर से चलकर इधर नहीं आएगा। बिल्कुल सेम ऐसे हो रहा है जैसे इग्लू जो घर में रहते हैं, तो बर्फ इसीलिए उष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे तो उष्मा, बाहरी उष्मा अंदर नहीं आ पाती, उसी प्रकार। तो देखिए, शीत, ठंडी उष्मा को शीत कहते हैं, तो शीत भी नहीं आ पाई और गर्मी भी नहीं आ पाया, तो मोटा आदमी सुरक्षित है। ठीक है, मौसम के हिसाब से सुरक्षित है बहुत। तो अगर आपसे पूछा जाए चीजें कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, मतलब वसा के कार्य क्या है, तो वसा सबसे पहले विटामिन का अवशोषण करती है, एक बात हो गया। वसा इंजरी से बचाती है, एक बात हो गया। चोट से बचाती, जख्म से बचाती, जख्म जो बाहरी जख्म है, आंतरिक नहीं। ठीक है, आगे वसा का कार्य और क्या है, तो वसा का कार्य है टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। ऐसे कर सकता हूं मैं, टेम्परेचर को ऐसे लिखिए, टेम्परेचर को, शरीर के टेम्परेचर को क्या करती है? मेंटेन रखती है, मेंटेन। शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अगर इसे हम ठीक से समझे, तो शरीर का टेम्परेचर कितना होता है हमारा? तो शरीर का टेम्परेचर होता है 36.4 डिग्री सी। ये बात याद रखना है। फ़ारेनहाइट में कितना? तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का टेम्परेचर रहता है। तो इतना टेम्परेचर कौन मेंटेन करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है? तो वसा।
बाकी हमारा माइंड का भी काम है, हाइपोथैलेमस का भी काम है। अगर आपसे पूछे कि शरीर का तापमान को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस भी करता है, हाइपोथैलेमस भी करता है, लेकिन याद रखें वसा भी करता है। ये चीजें कंप्लीट हो गई। एक चीज और, टी से हमने टी स्क्वायर है, तो टी से हम लोग एक चीज और देखे थे, टेस्ट। तो याद रखना है जो वसा है वो टेस्ट का भी काम करती है, टेस्ट का काम। जैसे आप समझिए, नॉर्मल आप सब्जी खा रहे हैं, उसमें तेल ना हो तो सब्जी अजीब लगेगा, आप तेल मिला दीजिए तो सब्जी हल्का सा मीठा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। आप कच्चा पनीर खाइए, नहीं तो पनीर खाइए, तो पनीर क्या होता है, बहुत टेस्टी होता है। क्यों? वसा, वसा का जो टेस्ट है वो मीठा होता है, हल्का सा मीठा होता है, वो खाना को टेस्टी बना देता है। आप नॉर्मल मतलब होटल वगैरह में जाइए तो तेल ज्यादा डाल देता है, वो तेल ज्यादा डालने से क्या होता है, टेस्टी बन जाता है खाना। तो वसा का एक और काम क्या है, टेस्ट बढ़ा देना। क्यों? क्योंकि वसा का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, स्वीटनेस, बहुत ज्यादा नहीं, स्लोली स्वीटनेस, स्लोली स्वीटनेस मतलब मंद मीठा। तो खाना के टेस्ट को बढ़ाता है वसा। इसके बाद अगर देखें तो देखिए एनर्जी, सबसे पहले याद रखिए कि हमें एनर्जी देने का सबसे प्रमुख काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी, बहुत जल्दी ऊर्जा देती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे तात्कालिक ऊर्जा कौन देती है, तुरंत ऊर्जा कौन देती है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देती है। इसलिए जो आप जाते हैं कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, लूज मोशन होता है, किसी प्रकार की कमजोरी हो जाती है, तो जब जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको ग्लूकोज का बोतल चढ़ाता है। अच्छा याद रखिए ग्लूकोज नहीं होता है वास्तव में, डेक्स्ट्रो, याद रखिए डेक्स्ट्रोज होता है, डेक्स्ट्रोज, DEX TROSE, डेक्स्ट्रोज का बोतल होता है। इसका फॉर्मूला भी वही है, C6H12O6। इसलिए हम सिंपल भाषा में इसे ग्लूकोज कहते हैं, वास्तव में ग्लूकोज नहीं होता, क्या होता है, डेक्स्ट्रोज होता है। तो डेक्स्ट्रोज भी एक प्रकार समझिए ग्लूकोज के सिमिलर है। तो क्या करते हो, सबसे पहले एनर्जी देते, क्योंकि आदमी पूरा कमजोर है, थोड़ा देर में थोड़ा मतलब अगर एनर्जी नहीं दिए तो चल बसेगा, जो जल्दी में थे चलेगा, जल्दी में थे, तो इसलिए जल्दी से बचाने के लिए, जाने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रोज देते हैं। आदमी एनर्जेटिक होता है और स्वस्थ थोड़ा सा महसूस करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते खेलते थक गए पूरा, और जितना हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट था हमने पूरा का यूज कर लिया, अब तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट ही करता है। अब बताइए अब कौन एनर्जी देगा, तो कार्बोहाइड्रेट जब समाप्त हो जाते तो फिर प्रोटीन एनर्जी देता है, और प्रोटीन भी एक लिमिट तक एनर्जी देगा। जब प्रोटीन समाप्त हो जाती है तो प्रोटीन की जगह पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट की जगह पर एनर्जी कौन दी, प्रोटीन। और जब प्रोटीन भी एक समय, मान लीजिए फिर भी हमने खाना नहीं खाया और लगातार खेल रहा हूँ, चौका छक्का लगातार जो भी खेल खेल रहा हूँ, तो प्रोटीन भी अगर समाप्त हो जाएगा एनर्जी देते देते, जो प्रोटीन का रेंज था अगर वो समाप्त हो जाएगा, तो प्रोटीन के समाप्त होने के बाद एनर्जी कौन देगा, तो प्रोटीन के समाप्त होने के बाद वसा एनर्जी देता है। और वसा क्या आपको दिख रहा है, ए, जब ए एनर्जी देना चालू करेगा तो इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, टूटने लगता है, और आदमी धीरे धीरे काला होने लगता है। इसलिए देखिएगा अगर कोई आदमी बहुत देर तक भूखा है तो थकावट, काला वगैरह होने लगता है। तो आपके शरीर में ऊर्जा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देती है। प्रोटीन का काम ऊर्जा देना नहीं है, लेकिन विषम परिस्थिति में, चूंकि कहता है कि बेचारा क्या है, समझिए इस बात को, बेचारा, जैसे अगर मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर हमें नहीं मिलती बाहर, तो कभी मम्मी पट्टी देने लगती है, दीदी पैर दबाने लगती है, कभी मतलब कोई दवा मम्मी ला के कैसे देती, तो डॉक्टर नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर का काम करा, क्यों, विषम परिस्थिति में। प्रोटीन का काम ऊर्जा देना नहीं है, लेकिन विषम परिस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा देता है। प्रोटीन याद रखना कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी। याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा देती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन जो है, प्रोटीन ऊर्जा देती है, 1 ग्राम प्रोटीन ऊर्जा देती है 4.3 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम जो फैट है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है 9.3 किलो कैलोरी। तो मैं क्या बताया, सबसे पहले ऊर्जा कौन देती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो चुका है तो प्रोटीन, अब प्रोटीन भी समाप्त हो गया, तब जो ऊर्जा देती है वो कौन देती है, वसा। तो वसा क्या देती है, ऊर्जा देती है, ऊर्जा एनर्जी देने का काम करती है, कब, प्रोटीन के जगह पर। तो याद रखना है वसा क्या करती है, प्रोटीन के जगह पर एनर्जी देती है, प्रोटीन के स्थान पर क्या देती है, ऊर्जा देती है। इसलिए इसे मोल, सॉरी, इसलिए इसे उच्च ऊर्जादायक पदार्थ कहते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है कौन, वसा। अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा में सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, वसा। कितना देता है, तो 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा देगा, मैं लिख देता हूं, याद रखिए 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है वसा। सबसे ज्यादा वसा अगर आपको प्राप्त करना, सबसे ज्यादा वसा कहाँ मिलेगा, तो याद रखें भैंस के दूध में लगभग 7.7 या 8% वसा पाया जाता है। ये बात भी याद रखना है कि वसा का स्रोत, सबसे बढ़िया वसा का स्रोत क्या है, तो वसा का जो स्रोत है वो कौन है, भैंस का दूध। भैंस का दूध कितना है, 7.7% या फिर 8%।
एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बीपीएससी के एग्जाम में। चलिए, उसके बाद काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन बनाना। तो वसा का एक और काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन बनाना। सेल मेम्ब्रेन कैसे बनाती है वसा, तो वसा याद रखना सेल मेम्ब्रेन बनाती है कि देखिए जो हमारा सेल है, तो सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ए सेल पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, ए बना होता है फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड से, देखिए लिपिड, लिपिड मतलब क्या होता है, वसा। बता चुका, लिपिड मतलब वसा। इसका मतलब है कि जो वसा हमारा किसका काम करती है, वसा जो है वो लिपिड यानी वसा जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन बनाने का भी काम करती है। इतना बात हमारा कंप्लीट है। और वसा का मतलब जितने पार्ट हो सकते हैं हम लोग क्या काम बात किए भी, वसा क्या है, उसका वसा के गुण क्या है, उसका वसा का कार्य क्या है। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते तो बात ही क्लियर है। याद रखिए, इसमें जो एडिपोस ऊतक है, ऊंट का जो एडिपोस ऊतक होता है उसमें वो वसा जमा रखता है, जल नहीं वसा को जमा रखता है। और जब उसको प्यास लगती है तो उसी वसा को तोड़ तोड़ के वो पानी के रूप में यूज करती है। इसीलिए ऊंट बहुत दिन तक प्यासा रह सकती है, बिना पानी, प्यासा नहीं बिना पानी पिए रह सकती है। तो याद रखना ये चीजें। एडिपोस ऊतक जो मैं बताया था, एडिपोस ऊतक के अंदर ही वसा जमा होता है। ये बात हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम देखेंगे वसा के कौन कौन प्रॉपर हम कार्य देख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम देखना है कि वसा के प्रकार कौन कौन से, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, और आखिर से अनसेचुरेटेड वसा को सेचुरेटेड वसा में कैसे बदलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और जिससे बीपीएससी में सवाल आ चुका है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, ऐसे सवाल आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को समझ गए तो अगली क्लास में बहुत ऊर्जा के साथ और एक नई उत्साह और उमंग के साथ हम लोग उस क्लास को देखेंगे। और बहुत मजेदार क्लास है, उस क्लास को देखना मत इग्नोर, मतलब देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चन भी वहां से आता है कि घी क्या है, उसके बाद वनस्पति तेल क्या है, उसके बाद प्लांट ऑयल क्या है, उसके बाद प्लांट फैट क्या है। इस टाइप के सवाल वहां से बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ही बनते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।